कि भौतिक भूगोल क्या है। तो भौतिक भूगोल में सबसे पहले जो पढ़ाया जाता है पृथ्वी, पृथ्वी की उत्पत्ति, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, वायुमंडल, जलमंडल। अब वायुमंडल में पवन और पवन की दिशाएं, जलमंडल में लवण, लवण की सांद्रता, महासागरीय जलधाराएं, महासागर, झील, झरना या फिर तालाब, पोखरा, नदी, नहर, सब कुछ पढ़ा जाता है। ये भौतिक भूगोल के अंतर्गत आता है। भौतिक भूगोल में ही आपका सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, उपग्रह, उल्कापात, निहारिकाएं वगैरह इन सब की जानकारी हम लोग लेते हैं। लेकिन वही चीजें जब विश्व के भूगोल की चर्चा करना पड़ता है तो थोड़ा बदल जाता है। विश्व के भूगोल के अंतर्गत हम लोग जो सातों के सातों महादेश हैं उसकी चर्चा करते हैं। ठीक इसी ढंग से उस महादेशों के औद्योगिक विकास, सामाजिक विकास, भौतिक विकास, भौगोलिक विकास, इन सब की चर्चा किया जाता है। आप अपने वीडियो में जूम कर सकती हैं, चाहे तो आपको पूरा है, दो हाथ से धरना जरूरी नहीं है, जरूरत पड़े तो जूम वगैरह कीजिएगा बोर्ड पर स्पष्ट आने के लिए। तो देखिए, सबसे पहले हम आपको पृथ्वी की एक छोटी सी रचना बना रहे हैं। थोड़ा देर से कलम खुला था इसलिए इंक इसके हल्के से सूख गए हैं। तो मैं बता रहा था कि इस ढंग से, यानी कि भौतिक भूगोल जो है इसमें पृथ्वी है, और ये जो पृथ्वी है इसके आंतरिक और पृथ्वी से संबंधित बाह्य चीजों की भी चर्चा करनी पड़ती है। तो ध्यान रखेंगे कि जनरली मैप में सबसे ऊपर जो पृथ्वी पर दिखाया जाता है ये नॉर्थ पोल है, और सबसे नीचे जो दिखाया जाता है ये आपका साउथ पोल है। यह कहा जाए स्टडी पॉइंट है, स्टडी पॉइंट पर ही पृथ्वी टिकी हुई है। जो भी है, ये देखेंगे कि पृथ्वी को हम लोग दो भागों में स्पष्टतः उत्तरी और दक्षिणी बराबर बांट देते हैं। ये काल्पनिक रेखा है, रियल में पृथ्वी पर जो है कोई रेखा बना हुआ प्राकृतिक रूप से नहीं है, हम लोग इसको बांट देते हैं क्योंकि बीचों बीच से जाता है, और इसलिए आपको पता होगा कि इसको विषुवत रेखा कहते हैं। इसको हम लोग विषुवत रेखा कहते हैं, अर्थात इक्वेटर कहा जाता है। इसको हम लोग दूसरा नाम है दीर्घवृत्त, दीर्घवृत्त भी कहते हैं। तो इस ढंग से, या इसका नेक्स्ट नाम है भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा भी इसी रेखा को हम लोग कहते हैं, या इसी का अन्य नाम है 0 डिग्री देश अक्षांश रेखा, 0 डिग्री अक्षांश रेखा, इसी का अलग नाम है 0 डिग्री अक्षांश रेखा। तो कई नामों से इक्वेटर भी इसी को कहते हैं, हम लोग संबोधित करते हैं। इसके बाद यहां से ये ध्यान रखने की बात है कि लगभग 23 डिग्री, सारा 23 डिग्री, सारा 23 डिग्री से जो रेखा गुजरती है इसको हम लोग कहते हैं, उत्तरी गोलार्ध में हो तो कर्क रेखा। ये पता होगा आप लोगों को कि इसको हम लोग कर्क रेखा कहते हैं। वही यदि सारा 23 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध से गुजरे तो इसको हम लोग मकर रेखा कहते हैं, इसको मकर रेखा कहा जाता है। ये मकर रेखा, तो ये कर्क रेखा हो गया और ये मकर रेखा हो गया। दो रेखाएं जो है आपके विषुवत रेखा के आसपास हम लोग बनाते हैं। उसके बाद यहां से एक जो रेखा गुजरती है इसको हम लोग सारा 66 डिग्री मानते हैं, मानते नहीं है बिल्कुल। यहां से अगर रेखा को बांटा जाए तो अगर आप चांद लेकर जाएंगे तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री ऐसे करके 23 डिग्री, फिर 24, 25, 26, 27, 28 ऐसे सारे 66, ठीक इसी ढंग से ये बढ़ते जाता है और यहाँ आकर 90 डिग्री हो जाता है। तो ये जो रेखा है आपका, ये अगर कोण देखेंगे आप
तो 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक इसी ढंग से यहां से ये काल्पनिक रेखा जो नीचे जाएगी, यहां से भी कोण देखेंगे तो 90 डिग्री होगा। तो उत्तरी ध्रुव जो है आपका वह उत्तरी 90 डिग्री अक्षांश रेखा है और दक्षिणी ध्रुव है आपका वो दक्षिणी 90 डिग्री अक्षांश रेखा है। तो ये दो रेखाओं में हम लोग इसको बांटते हैं और बिल्कुल ये एग्जैक्ट है, ये कल्पना पर नहीं है। पृथ्वी पर भले कल्पना किए हैं लेकिन मैप पूरी की पूरी तरह सटीक है और सही है। तो 66.5 डिग्री है। इसका नाम है हम लोग देते हैं उपध्रुवीय वृत्त, उपध्रुवीय वृत्त। और ये हो गया आपको ध्रुव, नॉर्थ पोल यानी ध्रुव। ठीक इसी ढंग से यहां से जो रेखा गुजरती है यानी 66.5 डिग्री रेखा, ये दक्षिण रेखा है, इसको भी हम लोग उपध्रुवीय वृत्त समझते हैं, यानी नाम दिया जाता है या उपध्रुवीय अक्षांश रेखा कहते हैं। और ये हो गया आपका दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, तो इस ढंग से हमने पृथ्वी को मोटे तौर पर ये नाम से संबोधित करते हैं। विषुवत रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, उपध्रुवीय वृत्त उत्तरी ध्रुव, उपध्रुवीय वृत्त और दक्षिणी ध्रुव, ये मोटे तौर पर ऐसे बांटते हैं। लेकिन जब पृथ्वी के आंतरिक भागों में मैंने कहा कि आज की टॉपिक है चर्चा करूंगा, उसको देखेंगे तो थोड़ा समझ में आपको जरूर आएगा कि आखिर आंतरिक भागों में है क्या। यहां ध्यान देने की बात है कि पृथ्वी के जो आंतरिक भाग है वह पूरी की पूरी तरह स्पष्ट नहीं है, बल्कि कल्पनाओं पर आधारित है और मोटे तौर पर इसका व्याख्या किया गया है। अभी हम लोग भले चंद्रमा पर जा रहे हैं, मंगल पर जा रहे हैं, लेकिन स्वयं पृथ्वी के आंतरिक भाग और बाह्य भाग की भी जानकारी हम लोग नहीं ले पाए हैं। शायद आपको पता होगा कि मैंने कोरोना के पहले ही फेसबुक पर लिखा था, मेरे पास साधन यही है और कुछ है नहीं, मैंने लिखा था कि नासा के अनुसार पृथ्वी के सतह का मात्र 5% सटीक जानकारी भूगोलवेताओं को है। पृथ्वी के सतह के मात्र 5% सटीक जानकारी भूगोलवेताओं के हैं। सतह का भी अभी 95% जानकारी नहीं है, पृथ्वी सतह का भी नहीं। अब ये ऐसा कल्पना कर रहे हैं कि कोरोना जैसे कुछ कहते हैं डेवलप किया गया, और कुछ कह रहे हैं चीन जैसा देश कि नहीं, कोरोना ऑलरेडी किसी न किसी जीव में था, चाहे वो चमगादड़ हो, सर्प हो, डॉग हो, किसी में था और धीरे से मनुष्य में संक्रमण कर गया। जो भी कारण, जैसे एड्स भी एक वायरस है, तो उसको भी लोग कहा कि ये मंकी में ऑलरेडी था, बंदर में, और बंदरों से आदमी में आ गया। ठीक इसी ढंग से हेपेटाइटिस बी भी लोग कहा कि कुछ जीव जंतुओं में था और वहां से मनुष्य में आ गया। तो इस ढंग से चाहे वो हेपेटिक हो, चाहे वो एड्स का वायरस हो, चाहे कोरोना का वायरस हो, यानी वायरस के बारे में अभी भी हमारी जानकारी पूरी की पूरी तरह अधूरी है। और उतना ही नहीं, अभी बहुत जानकारी अधूरी है। तो हम भूगोलवेताओं से इतना ही कहेंगे कि अभी चंद्रमा और आप मंगल के अभियान तो खैर कीजिए, हम रुकने नहीं जा रहे, लेकिन पहले पृथ्वी पर जो हम जी रहे हैं यहाँ के बारे में आप जानकारी लीजिए। ये ज्यादा बेटर है और ज्यादा बढ़िया है। आज सारे विश्व जो खतरे में पड़ा हुआ है, निश्चित रूप से अगर यहाँ वैज्ञानिक लोग अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन किया रहता और सही दिशा में गया रहता तो शायद इतनी बड़ी समस्या नहीं होती। आइसोलेशन की समस्या है, किट की समस्या है, सैनिटाइजर की समस्या है, आप देख ही रहेंगे कितनी बड़ी समस्या उत्पन्न हुई है। तो पहले पृथ्वी के हम लोग आंतरिक भागों के बारे में जो जो प्रतियोगिता परीक्षा में आता है उससे संबंधित जानकारी यहाँ लेने का प्रयास करेंगे। तो वहां से जानकारियां जो आती है हमारी, वहां से जो जानकारियां हमारी पृथ्वी के आंतरिक भागों से जो आती है वह थोड़ी सी इस प्रकार का है, ध्यान रखेंगे। ये जो देख रहे हैं हम लोग, पृथ्वी के आंतरिक भागों को हम लोग 3 भागों में बांटते हैं। ये एरिया हमने कल ही चर्चा किया था कि सियाल कहलाता है, ये एरिया हमने कल भी कहा था साइमा कहलाता है, और ये एरिया हमने कल भी कहा था नीफे कहलाता है।
यानी सियाल, सीमा और निफे, 3 भागों में हम लोग बांटते हैं तत्वों की प्रधानता के आधार पर। और शायद आपको पता होगा कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में 100 जो है एलिमेंट ऑलरेडी रहता है। इसी ढंग से पृथ्वी के इंटरनल पार्ट में आपको पता होगा कि सबसे ज्यादा मैक्सिमम जो है वह आपका Fe है। ठीक इसी ढंग से पृथ्वी के क्रस्ट में सबसे ज्यादा आपका O2 है। अगर एलिमेंट के बारे में देखें तो अगर हम कंपाउंड के बारे में पृथ्वी के आंतरिक भागों में देखें तो सबसे ज्यादा फेल्सपार है। ये सबसे ज्यादा पृथ्वी के आंतरिक भाग में फेल्सपार नामक यौगिक जो है पाया जाता है। और अगर पृथ्वी के क्रस्ट कंपाउंड देखें हम तो पृथ्वी पर सबसे ज्यादा H2O फैला हुआ है। लेकिन ध्यान रखेंगे कि केवल कंपाउंड कहे तब, और ये भी टोटली इंटरनल अर्थ में कहे। अगर केवल क्रस्ट की बात कहे ये जब आ जाए तो वैसी स्थिति में आपका जल हो जाता है। प्रतियोगिता परीक्षा में सिंपल चेंजिंग होने से बहुत बदलाव आते हैं और इसको बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। कल एक महानुभाव हमसे पूछ डाले कि सर ने आपने कहा है कि पृथ्वी के क्रस्ट में यानी पृथ्वी के सतह पर सबसे ज्यादा ऑक्सीजन, तो उन्होंने लिखकर भेजा कि मैं कुछ सुधार करना चाहता हूं आपको कि सर पृथ्वी के सतह पर सबसे ज्यादा ऑक्सीजन है। हमने कहा कि मैंने सतह पर तो बोला लेकिन क्रस्ट भी लिखा था और क्रस्ट में ऑक्सीजन ही सबसे ज्यादा एलिमेंट के रूप में है, और यदि क्रस्ट में कंपाउंड है तो आपका जल हो जाता है। तो क्वेश्चन माइनर चेंजिंग से आंसर हम लोगों के पूरी की पूरी तरफ बदल जाता है। ठीक इसी ढंग से पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो आप देखे होंगे कि रॉक डेवलपमेंट के लिए उत्तरदायी कंपाउंड जो है इसकी संख्या 12 और 24 है। यानी जो चट्टान को निर्माण कर रहे हैं उनकी संख्या 12 और 24 ही रखी गई है, उससे ज्यादा नहीं रखी गई है। अब थोड़ा सा यहां हम देखेंगे कि आंतरिक भाग में कैसे डेवलपमेंट होता है आपके रॉक का। तो ध्यान रखेंगे एक शब्द आता है चट्टानी चक्र। ठीक है, इस चट्टानी चक्र के बारे में यदि हम देखेंगे तो थोड़ा सा ज्यादा समझेंगे। क्या है, तो यहां पर जो पार्ट है जिसको हम लोग साइमा कहते हैं, यहां पर पूरी की पूरी तरह स्टेनोस्फेयर है और ये स्टेनोस्फेयर जो है ये आग के दरिया की तरह चारों तरफ घूमते रहता है। और ये आग की दरिया की तरह जब चारों तरफ घूमते रहता है तो ऐसी स्थिति में ये जो मोटाई है इनकी ये घटती बढ़ती रहती है। कहीं ये करीबन 600 किलोमीटर मोटा हो जाता है और कहीं ये लगभग 300 किलोमीटर मोटा हो जाता है। ये आसपास के चट्टानों पर निर्भर करता है। इसको हम लोग जो है स्टेनोस्फेयर कहते हैं, स्टेनोस्फेयर कहा जाता है, स्टेनोस्फेयर कहते हैं इस आग की दरिया। यानी पूरी तरह आग का ये द्रवीय भाग है और इसी पर प्लेटें खिसकती रहती है। प्लेट जो है इसी पर खिसकती रहती है। कुल 7 प्लेट पृथ्वी के आंतरिक भागों में है। यानी भले दिखाई पड़े या ना पड़े, लेकिन मैंने आपको पूर्व के कक्षा में भी बताया था कि ये प्लेटें इस प्रकार की होती है। ये निकल गए, फिर यहां से आपको प्लेटें निकलेगी। ये एक प्लेट हो गया, ठीक है। फिर यहां से आप देखेंगे यहां कुछ कुछ गंदगी तो जरूर भर गया है, जिससे पता नहीं चलेगा कि ये प्लेट जो है अलग अलग है। जैसे हमारे मस्तिष्क में 8 हड्डियां होती है, लेकिन हम लोग बाहर से देखते हैं तो पता ही नहीं चलता कि 8 हड्डियां हैं। इतना ज्यादा बारीक तरीके से वो एक दूसरे से जुड़ी है
और दूसरी चीज है कि ऊपर से मांसपेशियां उन मस्तिष्क की हड्डियों को भर देती है। तो ठीक इसी ढंग से आपका ये प्लेट नंबर 1 मान लीजिए, प्लेट नंबर 2 मान लीजिए, 3 मान लीजिए, 4 मान लीजिए, ये 5 मान लीजिए। तो ठीक इसी ढंग से और भी प्लेटें इसकी होती है और ये प्लेटें आपको तोड़ते जाती है और इस ढंग से ये छठा प्लेट हो गया और ठीक इसी ढंग से आपका ये 7वां प्लेट रेडी हो गया। तो कुल 7 प्लेटें जो है आपको पृथ्वी पर ये तैर रही है, सब अलग अलग है, लेकिन इन अलग अलग होने के कारण इसी में बहुत सारे जो है पदार्थ जो है भर गए हैं। अतः बाहर से देखने से ये थोड़ा भी पता नहीं चलता है कि ये प्लेटें अलग अलग है और इस ढंग से ये एक दूसरे से जब टकराती है तो भूकंप आ जाता है। अब इन्हीं प्लेटों के दबाव, जिसको फोल्डिंग प्रेशर कहते हैं या इंटरनल प्रेशर कहते हैं, जब प्रेशर कम होता है तो ज्वालामुखी के उद्गार हो जाते हैं। अब ध्यान रखेंगे कि इस फोटो को बढ़िया से देख लीजिए। ये 7 प्लेट जो है आपका 1 2 3 4 5 6 7 प्लेट जो है ये सभी के सभी इसी स्टेनोस्फीयर पर तैर रहा है। ध्यान से देखेंगे, इसके ऊपर नहीं जाता, यानी ये यहीं तक पूरा का पूरा जो है बटा हुआ है, इसके ऊपर जो है इसके नीचे नहीं जाता। यानी पृथ्वी के आंतरिक भागों में इस प्लेटों के खिसकने का कोई प्रभाव दिखाई नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, जब ये खिसकते हैं तो 3 प्रकार के रेज जारी करते हैं। ये जो अर्थक्वेक है यानी कि भूकंप है, ये 3 प्रकार का रेज जारी करता है, SP और L, सेकेंडरी वेव, प्राइमरी वेव एंड लॉन्ग सरफेस वेव। ध्यान से देखेंगे, सेकेंडरी वेव, प्राइमरी वेव एंड लॉन्ग सरफेस वेव। जो सेकेंडरी वेव है ये आपका तरल माध्यम से गमन नहीं करती है, प्राइमरी वेव से बड़ी फास्ट चलती है और जहां से भी गुजरती है वहां पर भयंकर छोटे क्षेत्रों में क्षति पहुंचाती है। और लॉन्ग सरफेस जो है ये धीरे धीरे चलने वाली वेव है, लेकिन ये विस्तृत एरिया में क्षति पहुंचाती है, यानी ये बहुत ही डेंजरस है। ये जो है आपका शॉर्ट प्लेस डेंजरस है और ये जो है आपका सेकंड नंबर पर है, यानी सबसे ज्यादा अगर क्षति है तो वो लॉन्ग सरफेस एरिया पर ही आता है। अब थोड़ा सा हम लोग और जानने का प्रयास करेंगे कि आंतरिक भागों में संरचना जो है किस तरीके से बनता है। एक मच्छर जो है, सही बता रहे हैं नाना पाटेकर जी कहते हैं कि देखिए परेशान कर देता है, कहीं कोई मच्छर नहीं, थोड़ा दिखा दीजिए इसमें, लेकिन एक नीचे से नहीं आया हो और वो मच्छर मेरे साथ आ गया, वो मेरे कपड़े में था और पता नहीं लगता उसके अंडे बच्चे मेरे कपड़े में थे, प्रेस करके जो आया हुआ था और उस कारण बेचारा मेरा पीछा कर रहा है किस कारण वो कर रहा है अब मुझे खुद नहीं पता। मैं उसका सम्मान कर रहा हूँ क्योंकि उसकी हत्या नहीं कर रहा, नहीं तो उसका अगर उपाय हो जाता तो शायद आज इतना समय बोलने के लिए नहीं मिलता। आते हैं, तो हम आंतरिक संरचना के बारे में पृथ्वी की थोड़ी सी बता रहे थे और उसमें चट्टान निर्माण कार्य चीज भी बताएंगे। शायद आप लोगों को पता होगा कि चट्टान के निर्माण के आधार पर इसे हम 3 भागों में बांटते हैं। प्राथमिक चट्टान, जिसको हम लोग इग्नियस रॉक कहते हैं, आग्नेय चट्टान कहते हैं। दूसरा होता है रूपांतरित चट्टान और तीसरा होता है आपका अवसादी चट्टान। ध्यान रखेंगे, ये 3 प्रकार के चट्टान के निर्माण के आधार पर बांटते हैं। लेकिन जो अग्नियस रॉक है इसको भी हम 2 भागों में बांटते हैं, एक इंटरनल और दूसरा एक्सटर्नल। जो पृथ्वी के आंतरिक भागों में रह जाता है, ये मान लीजिए कि आप पृथ्वी है तो पृथ्वी के आंतरिक भागों में भी कुछ चट्टान रह जाते हैं और पृथ्वी के बाह्य भागों में भी कुछ रह जाते हैं। ये पृथ्वी का केंद्र हो गया।
तो मान लीजिए कि यहां से कोई ज्वालामुखी या जब आग चला और ये चट्टान में ऐसे अगर कहीं प्रवेश करके और ठोस रूप धारण कर लेता है तो इसको हम लोग सील कहते हैं, इसको हम लोग सील कहते हैं। ठीक इसी ढंग से यदि यहां से कोई चला और किसी पहाड़ में ऐसे जाकर खड़ा हो गया तो इसको हम लोग डाइक कहते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, डाइक कहते हैं और इसको सील कहा जाता है। ठीक इसी ढंग से कोई यहां से चला और यहीं पर फैल कर अगर रह गया तो इसको हम लोग बैथोलिथ कहते हैं, इसको हम लोग बैथोलिथ इंटरनल इग्नियस रॉक कहते हैं। ठीक इसी ढंग से यदि कोई यहां से चला और चलने के बाद काफी ऊपर आकर और अगर ऐसे आ जाए तो इसको हम लोग लैकोलिथ कहते हैं, इसको हम लोग लैकोलिथ कहते हैं। तो इस तरीके से आपका अगर ये बढ़ा और अंदर ही किसी दो चट्टानों में प्रवेश करके रह गया तो इसको हम लोग सील कहते हैं। अगर वो लंबवत खड़ा होकर परपेंडिकुलर बन गया इसको हम लोग डाइक कहते हैं। और यदि जहां से चला वहीं पर ये रह गया तो इसको लोग बैथोलिथ कहते हैं और इसको हम लोग लैकोलिथ कहते हैं, जो सतह के नीचे आ जाता है। और इस तरीके से इंटरनल इग्नियस रॉक को 4 भागों में बांटते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बता दे रहे हैं आपको कि आग्नेय चट्टान जो है आपका, मोबाइल पर ध्यान मत दीजिए, मैडम हो चाहे कोई के, इतना जरूरी है। हाँ? मन नहीं जाएगा वो ना, डिस्टर्बेंस हो रहा है। जाइए मोबाइल लेके चला ना, दीजिए ना, दीजिए आप दीजिए ना, चला लेते हैं। चलो तो क्या फायदा डिस्टर्ब करने, हम डिस्टर्ब हो रहे हैं। जितना लोग है सुनेगा अभी, हमको दीजिए मोबाइल, दीजिए ना, ये वीडियो नहीं जारी करेंगे आप, दीजिए ना। और बच्चे मानी हो जाएगा है तो